नमस्ते फ्रेंड्स। मैं चंदा श्रीवास्तव आज फिर एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी उस दिन के बाद। बीबू खेल छोड़ पापा को देखकर घर की तरफ भागा। पापा मेरी टॉफ़ियाँ लाएं कहते हुए उसने विजय के हाथ से लिफाफा पकड़ लिया। पलंग पर सारा सामान फैलाकर देखने लगा। टॉफ़ियाँ, पेंसिलें और छोटे छोटे बेट देखकर बोला, ये क्या है पापा? ये इधर देखो, ये खुल जाती है, ये पेंसिल बॉक्स है। अच्छा है, मेरे फ्रेंड्स भी बड़े हैरान होंगे पापा। बीबू स्वयं भी खुश हो रहा था। ताली बजाता वह फिर से खेलने चला गया। यह बीबू का 10वां जन्मदिन था। विजय प्रभा उसे धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे थे। बीबू ने इस घर के सन्नाटे भंग किए थे। उससे पहले लगभग 7 वर्ष तक प्रभा ने क्या कुछ नहीं किया। मन्नतें मांगी, तीर्थ यात्राएं की, जो भी किसी ने कहा करने को तैयार रही। यहाँ तक कि फकीरा काजी के चक्कर में भी फंसी रही। एक दिन विजय ऑफिस आया तो उसने देखा मेज पर एक थाली सजी पड़ी है। नारियल, लाल कपड़े, मौली, सुपारी, रोली जैसी कई चीज़ों से भरी। वह बोला, आज व्रत है क्या? नहीं तो। ये सब क्या है? कुछ नहीं, आपका इंतज़ार कर रही थी, प्रभा ने कहा। क्यों? विजय की आवाज़ में रूखापन था। आज अमावस्या है। वो तो हर माह होती है, तीखे स्वर में उसने कहा। नहीं, वो बात नहीं है। प्रभा कुछ कहना चाहती थी, परंतु उसे शब्द नहीं मिल पा रहे थे। वैसे भी वह जानती थी कि विजय उसकी बात नहीं मानेगा। मिन्नतें करते हुए बोली, जरा इसे हाथ लगा दो, क्या हो जाएगा? रात को तिराहे पर रख। उसकी पूरी बात सुने ही बिना ही वो बोला, व्हाट नॉनसेंस। गुस्से में बोलते हुए उसने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उधर प्रभा बेचैन सी खड़ी सोचने लगी, कैसे विजय को मनाए। तभी उसे काजी के शब्द याद आ गए। बीवी जो शौहर कभी भड़के तो ये लो नींबू, इसे काट धतूरे की पत्तियाँ के ऊपर रख देना, सब ठीक हो जाएगा। वह रसोई में गई और नींबू के 2 टुकड़े करके धतूरे की पत्तियाँ बारीक बारीक काटने लगी। तभी विजय की आवाज़ आई, सुनाई दी, पागलपन का दौरा खत्म हो जाए तो 1 गिलास पानी। वह तुरंत भागी, फ्रिज से पानी का बोतल निकालकर गिलास में डालकर ले गई। विजय जो ही पानी पीने लगा, उसकी नज़र पानी के ऊपर कुछ तैर रहा था, उस पर पड़ी तो वह चिल्लाया, अब मुझे भी कुछ खिलाना चाहती हो क्या? छी, ये देखो। उसने गिलास वहीं छोड़ दिया। गुस्से से भर कर उठा, रसोई में गया और पानी पीने लगा। तभी उसकी नज़र कटे हुए नींबू पर पड़ी। उसने उसे पानी में निचोड़ लिया। प्रभा ने जब नींबू का छिलका निचोड़ते देखा तो परेशान हो गई। हे भगवान, अब क्या होगा? वह तुरंत काजी के पास भागी। उसने सारी बात सुन एक शहद की शीशी थमा दी। 2 बूंद किसी भी तरह पिला देना, चाहे खाने में मिला देना। अधखुली आंखों से काजी ने 2 उंगलियों का इशारा किया, जिसे प्रभा ने समझ तुरंत 200 रुपये काजी के चरणों में रख दिए। विजय और प्रभा मेहमानों की सूची पढ़ रहे थे। अचानक डॉक्टर मधु वर्मा का नाम आते ही विजय सोच में पड़ गया। उसने प्रभा को चाय बनाने को कहा और स्वयं अतीत के पृष्ठों में खो गया। डॉक्टर मधु का नाम उसने पहली बार अखबार के विज्ञापन में पढ़ा था। फ़ोन पर ही समय तय कर प्रभा को उसके पास ले गया था। फिर भी वही सिलसिला चलता रहा, टेस्ट, अल्ट्रासाउंड आदि। जब डॉक्टर मधु को प्राकृतिक रूप से गर्भाधान के आसार नज़र न आए तो उसने टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए प्रयास करने प्रारंभ किए। उन्हीं दिनों डॉक्टर मधु के पति कमलेश वर्मा से भी पहचान बढ़ गई। उन्होंने भी केस में काफ़ी रुचि ली। वैसे वह पेशे से वकील थे, परंतु सुबह शाम डॉक्टर मधु के नर्सिंग होम में सहायता करते। एक दिन हंसते हुए बोले, लड़की चाहिए या लड़का? कुछ भी, विजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरी एक शर्त है भाई। बोले, क्या
हैरान होकर विजय बोला, लड़की हुई तो मधु और लड़का हुआ तो कमलेश नाम रखना। बोले, मंजूर है। मंजूर सभी खिलखिला कर हंस पड़े। लगभग 1 माह नर्सिंग होम में रहकर प्रभा घर लौटी, किंतु पूर्ण बेड रेस्ट पर। सारा काम विजय करता। सुबह खाना बना डिब्बे में पैक कर पास रख जाता। प्रभा पड़े पड़े टीवी देखती रहती। रोज शाम विजय को कहती, देखना कुछ है यहाँ इधर। हाँ हाँ, लगता है कुछ हिल रहा है, प्रभा कहती। विजय भी खुश था। प्रभा का पागलपन तो दूर हुआ। एक रात प्रभा दर्द से कराहने लगी। डॉक्टर मधु ने तुरंत एम्बुलेंस भेज दी। ऑपरेशन थिएटर में मुआयना किया गया तो देखा भ्रूण यूटेरस से खिसक कर ट्यूब में आ गया है। 1-2 दिन और बीत जाते तो ट्यूब फट सकती थी। तुरंत डीएनसी कर दी गई। इस अबॉर्शन ने प्रभा के शरीर से अधिक दिमाग से निढाल कर दिया। प्रभा की बहन आकर कुछ दिन रही तो उसकी तबीयत संभली। उन्हीं दिनों एक मित्र ने 2 दिन की सफ़ेद बालों वाली कुतिया ला दी, रुई सी मुलायम। प्रभा ने उसका नाम जूली रखा। उसे मानो सहारा मिल गया। सारा दिन उसे दूध पिलाती, नहलाती, कंघी करती। लाल रिबन बांधकर जूली सारे घर में घूमती तो प्रभा निहाल हो जाती। छोड़ो भी इसे, जाओ चाय बनाकर लाओ, विजय कहता। मैं सब समझती हूँ। मैं जब भी इसे गोद लेती हूँ तो आप ऐसे ही करते हैं। प्रभा उलाहना देती हुई बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, छोड़ो, मैं खुद बना लेता हूँ। विजय खींच जाता। विजय ने कई बार देखा कि प्रभा के ब्लाउज के सामने के हुक खुले रहते। जूली उससे चिपटी हुई मुंह मार लेती। उसे ममता की पराकाष्ठा पर दया या गुस्सा के साथ साथ आने लगता। रात बिस्तर में सोते उसे लगने लगता कि स्वयं एक कुत्ता हो गया है। पूरे बदन में एक अजीब सी बदबू आने लगती। अंदर का लावा उबल कर यूं ही बैठ जाता, मानो उफनते दूध पर पानी के छींटे पड़ गए हो। प्रभा की अनुपस्थिति ने एक दिन तो विजय ने हद ही कर दी। 4 महीने की जूली को बाहों में इतनी जोर से कसा कि उसकी आवाज़ ही नहीं निकली। जूली सहम गई। तभी फ़ोन की घंटी बजी। हेलो। वह आकाश से गिर पड़ा था मानो। मैं बोल रही हूँ। विजय चुप रहा। सुनो, जूली का दूध डिब्बे में पानी दे देना। अच्छा 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 कहकर उसने झट फ़ोन रख दिया। कितना पागल हो गया था। उसे जूली का ध्यान तो आया। उसके शरीर का कंपन जैसे उसके अंतःकरण में समा गया। उसने पानी और दूध एक साथ कमरे में रख दिया। रखे बिना जूली की तरफ देखे बाहर आ गया। फिर अपने बिस्तर पर तकिए से मुंह छिपा कितनी देर तक रोता रहा। प्रभा ने लंबी कॉल बेल बजाई तो विजय हड़बड़ा कर उठा। दरवाज़ा खुला और प्रभा का हाथ का सामान वहीं रख अंदर के कमरे में भागी। जूली जूली, सॉरी जूली, आई एम लेट। जूली, कम कम। विजय, इसने दूध पिया? हाँ, मैंने दे दिया था। मूक जूली कुछ शिकायत न कर सकी। प्रभा ही बोलती रही, फॉरगिव मी डार्लिंग, आई एम लेट। विजय उस रात अपने पलंग पर नहीं सोई। जूली उसके वक्षस्थल में गर्दन छिपाए रही। दोनों का प्यार एक दूसरे को ढाढ़स बंधा रहा था। इस घटना के लगभग 1 महीने बाद जूली अपनी कुर्सी पर स्पंदनहीन पाई गई। प्रभा को लगा कि एक बार फिर से उसकी गोद सूनी हो गई। शायद उसकी किस्मत में सूनी गोद ही है। विजय अक्सर आधी रात को उठकर जूली की कुर्सी पर कंबल ठीक करता और कुर्सी पर सिर टिका रोने लगता। फॉरगिव मी, आई विल नॉट डू इट अगेन। प्रभा सोचती, विजय जूली के गम को सहन नहीं कर पा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो विभू तीसरी जान है जिसका धागा प्रभा विजय से जुड़ा। पूरे 9 महीने नर्सिंग होम में काट कर और लगभग 1 लाख से अधिक खर्चा कराकर विभू की किलकारियों ने उनके जीवन में नया रंग भर दिया।
दोनों पागलों की तरह उसे हिलता, मुस्कुराता, चलता, नहाता देखते रहते। पहले दिन, फिर महीने और वर्ष निकलते गए। पता ही नहीं लगा 10वें जन्मदिन पर लगा कि कोई तो गेट टुगेदर करना चाहिए। पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, बच्चे सभी बुलाए गए। मेहमान जाने लगे। विजय के 4 दोस्त जादव, शर्मा, परमिंदर व गुलाटी बोतलें लुढ़का रहे थे। नशे में धुत, गंदे गंदे मजाक, गर्मा गर्म बहसें, कभी सिर पर गिलास रखकर नाश्ता, यही सब चल रहा था। प्रभा बिखरा सामान संभाल रही थी और बीबू नए सूट बूट सहित सो गया था। प्रभा उसके बूट उतार रही थी कि चिल्लाने की आवाज़ आई, छोड़ यार, छोड़ यार, छोड़ यार, छोड़ चल अब। परमिंदर कह रहा था, जा जा, बड़ा आया, मुझे मत समझा। जादव बोला, जवान संभाल ले। विजय हाफने लगा, छोड़ यार। परमिंदर जादव को पकड़ रहा था। क्यों छोड़ू, बोल ना, शर्मा चुप क्यों है? हाँ हाँ ठीक तो है, शर्मा लड़खड़ाया। रात बहुत हो गई, चलो घर चलो। परमिंदर उठाने की कोशिश कर रहा था। परमिंदर, ज़्यादा मत बन, याद नहीं कैसे रोता था ये हमारे पास, जादव कहे जा रहे थे। हाँ हाँ ज़रा मजाक कर दिया यार, प्रभा अभी जवान है, शर्म करो, चलो मेरे साथ। परमिंदर धकेलने का प्रयास कर रहा था। याद है वो डॉक्टर मधु का घरवाला वकील, जिसका है ये बड़ा आया। आगे एक भी शब्द बोला तो क्या कर लेगा? हम बारी बारी। खुशी का दिन है यार, बुरा ना मानो, बस 15 मिनट। देख नहीं वकील वाला रूप रंग, यार हम क्या बुरे हैं? जादव बहक गया था। कम कम प्रभा, आई विल सेटिस्फाइड यू। यार इसके बस का कुछ नहीं, कम कम। परमिंदर ने प्रभा से कहा, तुम जाओ भाभी, मैं इन्हें ले जाता हूँ। एक बार। यू विल कम अगेन एंड अगेन, बिलीव मी। जादव बके जा रहा था। प्रभा जोर से चीखी, गेट आउट। ये कहानी थी उस दिन के बाद की। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।